क्या आपको पता है कि जिनका आंख का कॉर्निया यानी ये पार्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए किसी एक्सीडेंट में, मान लो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और ये कुछ चला गया और वो कॉर्निया डिस्ट्रॉय हो गया और इतना डिस्ट्रॉय हो गया कि वो रिकवर नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर अंधा होना होगा, तो इसका भी एक्चुअली में ट्रांसप्लांट होता है जिसको कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट कहते हैं। और ये ट्रांसप्लांट कुछ ऐसा दिखता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जब होता है किसी का, तब उसका आंख देखोगे तो आपको रोबोट टाइप का फील होगा, क्योंकि उसका लुक ही ऐसा हो जाता है ट्रांसप्लांट के चलते। इसको एक बार फुल स्क्रीन में देख लो। ये है एक आर्टिफिशियल कॉर्निया जो कि इम्प्लांट किया गया है एक ऐसे पेशेंट के आंख में जिसका कॉर्निया डिस्ट्रॉय हो गया था और वो इरिवर्सिबल था। 250 MB कितना होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ये जो मेरा वीडियो है, इसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपके फोन पे 250 MB से 500 MB यूज होगा जनरली। तो एक जो आप वीडियो देख रहे हो, मेरा जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। कहाँ स्टोर्ड है? ऑफ कोर्स यूट्यूब के सर्वर पे स्टोर्ड है, और डाउनलोड करोगे तो ऑफलाइन आपके फोन में ये वीडियो आ जाएगा। तो आपके फोन का भी जगह खाएगा ये वीडियो। सिंपल लॉजिक। 250 MB मान लो खाया, तो इमेजिन करो बस थोड़ी देर के लिए कि आप 1979 में हो और उस टाइम भी मैं वीडियोस लाता हूँ आपके लिए। तो अगर आप मेरा वीडियो सेव करना चाहो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अपने घर में इतना बड़ा एक डिस्क रखना होता है। 1979 में ये जो आप डिस्क देख रहे हो, ये डिस्क 250 MB का डिस्क है 1979 का। यानी एक वीडियो मात्र भर स्टोर करने के लिए इतना फिजिकल स्पेस लगता था। फ्लाइट टाइम, इसके बारे में जब आप सोचते हो तो आपको पता है एवरेज फ्लाइट टाइम 4 से 5 घंटे होता है, सब पूरे वर्ल्ड का एवरेज। अगर आप कोलकाता से दिल्ली जा रहे हो तो 2 घंटे, दिल्ली से अमेरिका जा रहे हो तो 10-11 घंटे, तो ये टाइम होता है। लेकिन कौन सा रूट सबसे ज्यादा लेंथ वाला है टाइम के हिसाब से? तो वो है न्यूयॉर्क टू सिंगापुर। ये जो रूट है, ये अभी के हमारे कमर्शियल फ्लाइट्स का लॉन्गेस्ट टाइम वाला रूट है, और इसमें करीब 19 घंटे लगते हैं। एग्जैक्टली बोलूं तो 1850, यानी ऑलमोस्ट 19 घंटे का ये ट्रैवल होता है। आपको तो मल्टीपल सनराइज और सनसेट भी दिख जाएगा इस फ्लाइट में। द डबल सनराइज फ्लाइट्स, ये उन फ्लाइट्स को कहा जाता है जो कि कमर्शियल नहीं होते हैं लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसका फ्लाइट रूट 27 से 33 घंटे होता है। और इनको द डबल सनराइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे फ्लाइट में जब आप होते हो तो आप मल्टीपल बार सनराइज सनसेट देखते हो, क्योंकि आप आसमान में बहुत तेजी से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे होते हो। कमीलियन, ये जो क्रिएचर्स है, इनको तो आप देखे ही होंगे बहुत बार। तो इन क्रिएचर्स का जब बच्चा होता है तो ये एक साथ बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो उस समय अगर आप इनके बॉडी का एक्सरे करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक्सरे में साफ साफ देखो, गोल गोल जो निकलने वाले हैं बच्चे, वो साफ साफ दिखते हैं। ये जो आप स्वॉर्ड देख रहे हो, ये है जर्मनी का एक स्वॉर्ड, जो कि एस्टिमेटेड कार्बन डेटिंग से पता चला है कि 3000 साल पुराना है, और ये खुदाई में मिला। तो क्या है ना कि ऐसी कई चीजें अभी भी धरती के अंदर दबी हुई है, इतिहास की कई चीजें जो शायद किसी को आइडिया भी नहीं है कि वहां पर है। जैसे कभी क्या होता है कि पार्क में रैंडमली कोई कुछ कोड रहा होता है और उसके अंदर से कुछ निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि कितना वैल्यूएबल है ये। हो सकता है आपके भी घर के आसपास बहुत कुछ हो, अब आइडिया नहीं है लोगों को क्योंकि सब बिजी है। लेकिन इतिहास में जितनी चीजें हुई है वो लुप्त तो नहीं हुई है। जितनी भी चीजें हैं, कोई पुराना स्वॉर्ड, किसी का हेलमेट, ये सब कहीं ना कहीं दबा हुआ मिलते रहता है। एसुगी टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है ट्री प्लांटिंग का जिसमें कुछ ऐसे पेड़ उगते हैं। इस टेक्निक में एक पेड़ को रूट से नहीं उगाया जाता है बल्कि बीच से उगाया जाता है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये फोटो आप एक बार देखो, आप ये बताओ कि इसमें जो ये पहाड़ है उस पे वाटरफॉल हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ग्लैंस में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाटरफॉल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहां कोई पानी मौजूद नहीं है। वर्षों से जो वाटर गिरते आ रहा है, तो जो वाटर में मिनरल्स मौजूद है वो वहां पर डिपॉजिट हो गए हैं उसी आकार में। तो हमें देखने पे लग रहा है कि ये वाटरफॉल ही है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब रूस ने यानी रशिया ने कुछ ऐसा किया था जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। क्या है कि उन्होंने सीक्रेटली ट्रेन्स को, कोयले वाले ट्रेन्स को छुपा कर रखा था कई जगहों पर जंगलों में, ताकि अगर वॉर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब भी हुआ तो ट्रैक्स पर इन ट्रेनों को दौड़ाया जाएगा। अगर बिजली चला भी गया तो कोयले वाले ट्रेन्स चलाए जाएंगे, ऐसा बैकअप प्लान बनाया गया था।
मतलब कंट्री के नीति को देखो, अल्ट्रा बैकअप प्लान। क्या है कि हर देश के पास ऐसा बैकअप प्लान होना ही चाहिए। जैसे आप मान सकते हो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो ट्रेन होता है, जो नॉर्मली स्टेशन पे चलता है, बिजली का तार ऊपर रहता है, तो एक तरह से ऑनलाइन ट्रेन आप कह सकते हो, क्योंकि बिजली होगा तभी वो चलेगा, बिजली पे डिपेंडेंट है। और जो कोयला वाला ट्रेन है पुराने जमाने का, वो कोल से पावर ले सकता है, यानी कोयले से चलेगा बिना किसी तार के झंझट के। सिर्फ ट्रेन, कोयला डालो और ट्रेन इंडिपेंडेंटली चलेगा। तो इंडिपेंडेंटली जो रन होता है बिना किसी कनेक्शन का, बिना किसी वायर का, ये बड़ी बात है। और इसी को प्लान किया था रशिया ने कोल्ड वॉर में। क्या आपको पता है कि हमारे दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर जाना वर्जित है। स्पेशली पहाड़ों में ऐसी कई इलाके हैं जहां पर बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं, पुराने पुराने ट्राइब्स रहते हैं। जो ट्राइब्स वहाँ रहते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता दुनिया के टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारे अंडमान में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में भी ऐसा एक ग्रुप मौजूद है जो कि काफी एग्रेसिव है दूसरे लोगों के प्रति, एलियन समझते हैं वो। तो कई लोग जाते हैं फिर भी, मना होने के बावजूद भी। और क्योंकि पता ना चले कि कोई इंसान गया है और मिलिट्री को भी नहीं पता चले कि वहां पे कोई इंसान गया है, इसके लिए कई लोग क्या करते आए हैं पता है आपको? वो कुछ ऐसे जूतों को पहनकर वहां जाया करते हैं। इसमें क्या है कि एनिमल का पैर बना हुआ है जूते के नीचे, ताकि जो फुट स्टेप्स है वो कोई इंसान के जूता का ना लगे बल्कि किसी बियर या फिर एनिमल का लगे। तो ऐसे जूते को यूज करके कई लोग आज भी पहाड़ों पे, स्पेशली स्नो वाले पहाड़ों पे, बर्फ वाले पहाड़ों के प्रोहिबिटेड रीजन्स में जाते हैं। ये एक सीन है कैसे हॉस्पिटल बेड से सिगरेट खरीदा जा रहा है 1950s का। आपको पता है 1950s में सिगरेट का जो हार्म था इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था साइंस को। ऐसा चीज था, सिगरेट ऐसे लोग रिलैक्स करने के लिए यूज करते थे। उस टाइम ये रिसर्च में पाया ही नहीं गया था कि इससे कैंसर या फिर लाइफ स्पैन शॉर्ट भी होता है। पेशेंट्स को यहाँ तक हॉस्पिटल के बेड पे सिगरेट्स को सेल किया जाता था। आप अपने हाथ का मुझे ये पार्ट दिखाओ। इतना सा पार्ट अगर आप दिखाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा बस हाथ है इतना सा, लेकिन इसका रियलिटी कुछ ये है। आपके इतने से एरिया में इतना कॉम्प्लेक्स वेन्स का नेटवर्क है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये पूरा कंप्लीट वेन नेटवर्क में लाखों किलोमीटर का खून का संचालन होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो सोचो, इतना वेन आपस में मिल के काम कर रहा है, और अगर यही इसमें से कोई एक डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरे आपके हाथ को डिसरप्ट कर देगा। ये एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि आपके हाथ को लाइफ देता है, आपके हाथ को जीवन देता है। ये है टियागोंग स्पेस स्टेशन, यानी चाइना का एक स्पेस स्टेशन जो कि करीब 2 साल पुराना है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि करीब 24 साल पुराना है। दोनों के वायरिंग में आप फर्क नजर करो। इन दोनों के अगर आप वायरिंग को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले के टाइम में जो वायरिंग थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। पहले का जो केबल मैनेजमेंट था वो तो आप देख ही सकते हो। और जीरो ग्रेविटी में ज्यादातर केबल्स को अंदर नहीं ठूसा जाता था उस टाइम। पहले जब ये बना था तब टेक्नोलॉजी बस डेवलप ही हो रही थी कि स्पेस में सब चीजों को कैसे सही रखे। अब बताओ, एक मशीन जो स्पेस में तैर रही है उसमें लाइटिंग का सिस्टम, इलेक्ट्रिक का सिस्टम, ऑक्सीजन का सिस्टम, ये सब डिजिटली चल रहा है सर्किट बोर्ड्स, मदरबोर्ड के द्वारा। मदरबोर्ड में थोड़ा सा खराबी हो तो उससे कितना बड़ा एरिया इफेक्ट हो जाएगा। पावर सप्लाई कट हो सकती है, ऑक्सीजन कट हो सकती है। तो स्पेस में एक मशीन दौड़े और वो प्रॉपरली वर्क करे 24/7, इसके लिए बहुत चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, उसके सारे वायरिंग पे और सारे कॉम्प्लेक्स चीज पे, मदरबोर्ड का एक एक डिटेल पे ध्यान देना पड़ता है। तब जाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के ये बनता है। लेकिन जो चाइना का मैंने आपको दिखाया वो 2 साल पुराना है। तो टियागोंग स्पेस स्टेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ का वायरिंग कितना अलग है। मतलब अब वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही है जिसमें अब वायर्स ऐसे बिखरे नहीं होंगे स्पेस स्टेशन के अंदर, सब प्रॉपरली फिटेड रहेगा पूरा केबल मैनेजमेंट के साथ। स्पेस स्टेशन एक बहुत ही फैसिनेटिंग जगह होती है। इसका सारा पावर जो है वो सोलर पैनल से मिलता है अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और क्योंकि स्पेस में धूप का बहुत गजब सप्लाई होता है तो सोलर पैनल जो है वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर स्पेस स्टेशन जो है
वो सेल्फ रिलायंट है, यानी बिजली के लिए बैटरीज पर, ओनली बैटरीज पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। बहुत लोग अभी भी ये सोचते हैं कि स्पेस स्टेशन में बैटरीज होता होगा। बैटरीज होता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो चार्ज होता है फिर वो स्टेशन को प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटरी होता है और फिर बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं वो ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। पेंटागन जो था, अमेरिका का पेंटागन, ये सबसे बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था पूरे विश्व में, सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग। इंडिया का जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है वो हाल ही में सरपास किया पेंटागन को और बन गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जो कि 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 4500 ऑफिसेस मौजूद है इस जगह पर और 67,000 एम्प्लॉइज को ये हैंडल कर सकता है। तो अब जो सवाल आएगा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा बिल्डिंग कहाँ है, तो इसका आंसर होगा भारत का सूरत। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब से निकला है तब से उसने पूरा जो फील्ड है एक्सप्लोरेशन का, स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। जो इसके पहले का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था हबल टेलीस्कोप, उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल ये टेलीस्कोप है जेम्स वेब। इसने रिसेंटली स्पेस में ना एक अजीब सा चीज डिस्कवर किया है, क्वेश्चन मार्क। अजीब लगेगा आपको सुनने में, हमारे ब्रह्मांड में एक क्वेश्चन मार्क दिखा है जेम्स वेब टेलीस्कोप को, और वो क्वेश्चन मार्क आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। स्पेस में जब ये इमेजिंग कर रहा था तब ऐसा देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, एक क्वेश्चन मार्क लिटरली मतलब कोइंसिडेंस है ये, ऐसा शेप का कुछ नजर आए, ऐसा प्रतीत होता है कि हमें यूनिवर्स एक क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। गजब, दैट्स गजब। तो वैज्ञानिकों का ये थ्योरी है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये कोलाइडिंग गैलेक्सीज है, मतलब दो गैलेक्सीज का टक्कर हो रहा है आपस में, तो हमें ये इस शेप का दिख रहा है कोइंसिडेंटली। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग शेप्स है जो कि स्पेस में नजर आया है। जिनके पास घर में पावरफुल टेलीस्कोप होगा वो इस क्वेश्चन मार्क को घर से ही देख सकते हैं। ऐसे तो कॉन्स्टेलेशंस जो दिखते हैं तारा का, उसको अगर आप जोड़ के देखोगे तो बहुत सारा अजब अजब शेप्स आपको मिलेगा, उसका मीनिंग निकलता है। लेकिन लिटरली, ये जो लिटरली वर्ड है ना, मतलब वही एकदम, तो इस मामले में लिटरली क्वेश्चन मार्क दिखा है स्पेस में। ये जो आप फोटो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई आम फोटो नहीं है, ये एक हिस्टोरिक फोटो है। ये है वर्ल्ड का पहला एक्सरे। जब एक्सरे मशीन को पहली बार इन्वेंट किया गया था तब ये पहला एक्सरे फोटो है। और इसमें एक स्पेशल सी चीज आप देख सकते हो कि इसमें एक रिंग दिख रहा होगा आपको। तो असल में जिन्होंने एक्सरे को इन्वेंट किया था विल्हेम कॉनराड रोंगटेन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था एक्सरे के डिस्कवरी के लिए, उनकी वाइफ के हैंड का फोटो है ये। उन्होंने जब पहली बार एक्सरे टेक्निक डेवलप किया कि हम लोग बिना इसको छेड़छाड़ किए इसके अंदर की चीजें देख पाएंगे, ये उस टाइम बहुत ही अमेजिंग सी चीज थी। ऑफ कोर्स इसके लिए नोबेल प्राइज बाद में मिला उनको, लेकिन उन्होंने ये सबसे पहले अपनी पत्नी के हाथों में किया और ऐसे ही बना ये ऐतिहासिक पिक, जो कि है वर्ल्ड का सबसे पहला एक्सरे फोटो। इसको एक बार फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो आप। माउंट ओमुरो, ये एक माउंटेन है जापान में जो कि 580 मीटर ऊंचा है, और लोग इसके बारे में एक बात कहते हैं कि ये ऐसा लगता ही नहीं है कि एक माउंटेन है, ये मतलब इतना फाइन है, शहर के बीच में ही इतना फाइन है नेचुरली कि आपको ऐसा देख के लगेगा कि इसके ऊपर कोई नकली घास रखा हुआ है, जो नकली घास नहीं बेचता है स्टेडियम में जिसमें मैचेस होते हैं, तो ऐसे एकदम फाइन ग्रास का लेयर माउंटेन के ऊपर रखा गया है, ऐसा लगता है। इसका कुछ लुक, एक नेचुरल ब्यूटी इस तरह है। That's गजब। क्या चांद पर वाटर है? इस चीज को जब आप इमेजिन करते होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इमेज आता होगा कि चांद पर जो वाटर डिस्कवर किया है नासा ने वो कुछ ऐसा दिखता होगा, लेकिन नहीं। असल में वाटर H2O चांद पर पाया जाता है, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं पाया जाता है जिस तरह धरती पे होता है। क्या है कि चांद पर बर्फ मौजूद है, पानी आइस के रूप में मौजूद है। नासा का आप ये ऑफिशियल आर्टिकल देख सकते हो, इसमें इसी की बात की गई है। मून के जो पोल्स है यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहां पर सनलाइट कभी भी रिसीव नहीं होती है, उन्हें परमानेंटली शैडोड रीजन कहा जाता है, और उस जगह पर सबसे ज्यादा पानी मौजूद है मून पे। और मेन बात है लूनर सॉइल जो है मिट्टी, उसके नीचे ज्यादातर वाटर कंटेंट है, शीट ऑफ आइस मौजूद है। नासा ने अपने आर्टिकल में यह भी कहा है कि एस्ट्रोनॉट भविष्य में जो भी मिशंस करेंगे उसमें इसी पानी को हार्वेस्ट करके उसको यूज किया जाएगा, यानी लिटरली चांद का पानी पिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि चांद का पानी
हम रॉ नहीं पी सकते हैं। वहां पर ऐसे कई अननोन चीजें हो सकती है पानी में जिसके बारे में धरती पे हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अगर कहीं का भी H2O जो है उसको पानी के रूप में अगर कोई पिया और वो रॉ पी लिया जैसा है वैसा ही, तो इंसानी बॉडी उसको नहीं सह पाएगा, क्योंकि इंसानी बॉडी जो है वो धरती पे इवॉल्व हुआ है, धरती के कंडीशंस के हिसाब से। यहाँ का कोई टॉक्सिक चीज चला भी जाए तो बॉडी में इवोल्यूशन के द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि इंसान भले मरेगा नहीं, भले वो टॉक्सिक वाटर पी ले, लेकिन अनदर प्लैनेट में जो हिसाब है वो बिल्कुल अननोन है। अभी पानी डिस्कवर होना तो बाकी है, लेकिन जब होगा तो इसके वाटर को कई फेजेस से गुजरने होंगे। इसका मतलब धरती में हमें जो पानी मिलता है ग्राउंड वाटर, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं, उसी को प्यूरिफाई करके पीते हैं। तो ये तो कंपैरेटिवली बहुत सेफ है अगर हम चांद के वाटर से कंपेयर करें तो। नासा का ये मानना है कि डीप स्पेस ट्रैवल, यानी मान लो कि हम लोग एक टीम बैठाकर कहीं भी गए, मार्स या फिर चांद या फिर किसी जुपिटर के मून पे, तो हमें पानी निकालने का टेक्निक आएगा तो ये बहुत ही यूजफुल सी चीज होगी। पानी का जो कमी है या फिर पानी जो ले जाना होगा और वो कम पड़ जाए, तो इसका सॉल्यूशन हमें वहां रेडीमेड मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो स्किल रहेगा कि हम किसी भी प्लेनेट पे मौजूद जो अंडरग्राउंड आइस शीट्स हैं उसको हम लोग पी सके लिटरली। तो नासा का ये भी प्लान्स है आने वाले टाइम पे। जो मार्स प्लेनेट है ना, मंगल ग्रह, यहाँ पर जब कोई इंसान जाएगा तो वो एक अलग ही हिस्टोरिक मोमेंट होगा। मार्स के बारे में सबसे मिस्टीरियस बात यह है ना कि ऐसे कई स्टडीज है जो कि आप देख सकते हो, ये शो करते हैं कि पहले मार्स पर रिवर्स और वैलीज हुआ करते थे, नदियां हुआ करती थी और सीजन्स भी हुआ करते थे, यानी अलग अलग जो हम गर्मी, ठंडा, बारिश, ये सब भी इनफैक्ट हुआ करते थे। तो जो ये थ्योरी है कि मार्स पर पहले एकदम कॉलोनीज था क्रिएचर्स का, इसको बहुत वेटेज मिलती है जब ऐसी कोई स्टडी सामने आती है जिसमें ये पता लगता है कि मार्स पे भी सीजन्स का एविडेंस मिला। और वैसे भी एलॉन मस्क हो या फिर ऐसा कोई भी स्पेस एंथुसियास्ट हो, सबका यही प्लान है कि अगर अर्थ छोड़कर कोई और प्लेनेट को हम कंसीडर भी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्स है, क्योंकि मार्स पर कोई बेस डेवलप करना ये सबसे इजी और सबसे कम कॉस्टली है एज कंपेयर टू बाकी प्लैनेट्स। ये भी पॉसिबल है कि मार्स का जो सतह है उसके नीचे भी पानी मौजूद हो, लेकिन ये सब तभी पता चल पाएगा श्योरली जब वहां पर कोई फुल फ्लेज्ड मिशन किया जाए। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।